हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो जैसा कि हम 500 की सीरीज को लेके चल रहे थे, तो सीडीपी की सीरीज को आज हम लेके चलेंगे। और हमने इसके पहले आपको ईवीएस और हिंदी की भी सीरीज हम लेके चल रहे थे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। हम उन्हें टेलीग्राम पे लिंक भेज देंगे, वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पे लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। और इसके पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए आप सभी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है धैर्य और दृढ़ता, बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी है पढ़ाने की उत्सुकता। तो चलिए फटाफट से आंसर आप सभी बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और देखिए यहाँ पे क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा है। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी में आप क्या है, एक शिक्षक हैं। तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मतलब कि जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, या तो आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर प्राइमरी में आप टीचर हैं तो आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए कि धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक क्या करे, आप किसी भी परिस्थिति में क्या करे, छात्र के साथ आराम से उनकी समस्याओं का क्या कर सके, समाधान कर सके। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर गुस्सा हो और आपके अंदर ऐसी चीज़ें हो जिससे छात्र डरे और वो क्या करे, वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास ही न आए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। सी है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। डी है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं पूछा क्या है कि यहाँ पे आपको क्या पूछा कि मतलब आप एक शिक्षक हैं, आपका स्वभाव कैसा है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब कि बच्चा कैसे भी पढ़े आप उसे पढ़ने दे रहे हैं, और बच्चा कहीं भी अगर बैठने की अनुमति क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं आप अपने बच्चे को, ठीक है। और कुछ क्या कर रहे हैं बच्चे साथ साथ, जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते होंगे कि ग्रुप में बच्चे जगह जगह पर बैठते हैं, तो आप इस तरह के शिक्षक हैं कि उन्हें जगह जगह बैठने की अनुमति दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर ऐसी अनुमति दे दी गई है तो अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। तो एक अभिभावक है कि मतलब उन्हें ये नहीं पसंद आ रहा है, उन्हें ये है कि मतलब कि टीचर ही बच्चे को पढ़ाए, बच्चे ग्रुप में ना पढ़ें। तो उस टाइम क्या करना चाहिए ये पूछा है, ठीक है। तो अब इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या पूछा है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उन्हें बच्चे का अनुभाग बदल दे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और अभिभावक को प्रधानाचार्य के शिकायत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप एक अभिभावक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें अगर आप एक अभिभावक हैं, ठीक है, अब एक अभिभावक के रूप में अपने को ले लीजिए और आप गए और टीचर क्या करें, उनका स्वभाव लोकतांत्रिक है और वो ऐसे बच्चों को करके पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको समस्या है तो आप क्या करेंगे कि शिक्षक पे विश्वास करेंगे कि बच्चे को सही ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर 1 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है कि
जब बच्चा तार्किक रूप से क्या करता है, वस्तुओं को और घटनाओं के विषय में क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा मूर्त संक्रियात्मक होता है। देखिए आपको मूर्त और अमूर्त हमने बताया था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में क्या करता है, चिंतन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, और इस अवस्था का जो प्रसार है कितना होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। जो आपका मूर्त अवस्था होता है वो कितने साल का होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन करता है, और ये वस्तु को क्या करता है, वस्तुओं को और चीज़ों को क्या करता है, समझने लगता है कि क्या चीज़ें कैसी हैं, क्या हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, अच्छा मूर्त और अमूर्त दोनों में अंतर देख लेते हैं। जो आपका अमूर्त होता है, अमूर्त एंड मूर्त, ठीक है। अमूर्त का मतलब जब चीजें आपको सामने न दिखाई दें, और ये दिखाई दें। ठीक है, मूर्त का मतलब चीजें सामने दिखाई दें, और अमूर्त का मतलब चीजें सामने न दिखाई दें। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं, जब चीजें सामने दिखाई दें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा मन का चित्रण संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी है मन का चित्र बनाने से, सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। ऑप्शन बताइएगा फटाफट से क्या सही है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। चलिए बताइए फटाफट से कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो फटाफट से बताइए क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर आपको पूछा है कि विद्यार्थी के सीखने संबंधी समस्या। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, ये क्या है, समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है आपका। ठीक है, कि अगर कोई शिक्षार्थी कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उनके अनुसार क्या करेंगे, क्षमताओं का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि विद्यार्थी क्या होते हैं, कक्षा में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग हम उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, तो उन्हें हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, निदान करेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। और अगर हम विद्यार्थी की क्या होती है, क्षमता अलग अलग होती है, अगर हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उनके हिसाब से पढ़ाएंगे। कोई विद्यार्थी तुरंत बुक पढ़ना सीख जाता है, तो कोई विद्यार्थी क्या करता है, कुछ समय बाद सीखता है, तो हमें उस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग कराना, डी है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक टैग वर्ड है, मैंने आपको टैग वर्ड बताया था, वहाँ से आप टैग वर्ड से तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, अमूर्त। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको बताया था कि जो आपका मूर्त होता है वो कितना होता है, 7 से 11 होता है, और जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो औपचारिक संक्रियात्मक है इसी को हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है, ये 12 वर्ष का होता है,
ये औपचारिक होता है और ये क्या होता है 7 से 11 वर्ष का होता है। देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि अमूर्त का मतलब चीज़ें सामने दिखाई दे तभी इंसान सोचता है, और मूर्त का मतलब क्या हो, जब चीज़ें सामने न दिखाई दे तो भी बच्चा क्या करता है, सोचता है चीज़ों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या हमारा, कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा, सीखना समृद्धि हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके क्या करें, सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बी है सीखना लक्ष्योन्मुख होता है, सी है अनअधिगम को सीखने की प्रक्रिया है, अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, डी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। फटाफट से बताइएगा क्या होगा आपका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विशेषता नहीं ठीक है, नहीं मानना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे नहीं आ गया तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं, नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और हाँ में टिक कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अगर नहीं दिया है तो इसमें से क्या होगा कि एक आपका निगेटिव होगा, वही आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या होगा, डी होगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है। तो जैसा कि हमने एक वीडियो आपको लिया है आपका टैग वर्ड का, वहाँ पे आप जाकर देखिएगा कि हमने बताया है ही हो गया आपका, भी हो गया, केवल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो नहीं वाले जब आते हैं तो निगेटिव वर्ड पे क्या करते हैं, हम टिक मार देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहाँ पे ही एक मात्र दिया है तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए है के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, बी है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य श्रेणी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि जो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित मतलब यहाँ पे हम कह नहीं सकते हैं, मतलब कि जो जिन्हें देखने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, कुछ लोग अंधे बोलते हैं तो आप यहाँ पे अंधे का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ जिन्हें देखने में प्रॉब्लम हो उन्हें हम क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित कहते हैं। तो के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारा समावेशी शिक्षा कहता है कि कोई भी बच्चा हो उसके साथ हमें समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो और श्रव्य सीडी के माध्यम की सहायता क्या करनी चाहिए, उपलब्ध। अगर वो दृष्टिबाधित है तो उन्हें श्रव्य सीडी मतलब कि जो सुनने वाली चीज़ें हैं या जैसे रेडियो हुआ और जो ऑडियो हुआ, उन चीज़ों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, उस माध्यम से उन्हें पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी है संदिग्ध मतलब संगति की आवश्यकता, डी है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। फटाफट से बताइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ा करिए तो आपकी चीज़ों क्या करेंगे, आराम से आंसर दे लेंगे। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ भी नहीं दे दिया है तो आप नहीं का ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं
कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता हमें पड़ती है, ठीक है। सान्निध्य संगीत की आवश्यकता भी पड़ती है, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की भी पड़ती है। लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये कोई हमारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नहीं पूछा है तो निगेटिव वाला ही हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बी है सभागार, सी है घर, डी है खेल का मैदान। फटाफट से बताइएगा संज्ञानात्मक विकास को, ठीक है। आपकी जो बुद्धि है, जो आपका बुद्धि जो विकास कर रहा है, उसका सबसे अच्छी तरीके से कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे आप परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्यों होगा, क्योंकि बच्चा देखिए जब घर में रहेगा तो वो वहाँ तक ही सीमित रहेगा, उतनी ही चीज़ों को सीखेगा। बच्चा जैसे ही विद्यालय में जाएगा और कक्षा पर्यावरण में जाएगा और बाहर निकलेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा, बहुत लोगों से मिलेगा, अलग अलग तरीकों से मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा, ठीक है। तो उसके संज्ञान का क्या होगा, बहुत अधिक विकास होगा। हम क्यों कहते हैं कि लोगों को सिर्फ एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, तो क्या होता है, हमारे संज्ञान का विकास होता है। क्योंकि लोगों के जो संज्ञान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो एक दूसरे से बात करने से क्या होता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं और ज़्यादा चीज़ों को अपने संज्ञान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। सॉरी ये आपका, अच्छा हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखते हैं हम। चलिए देखते हैं, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में एकदम खामोशी, डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। को एक अभिप्रेरित, देखिए अब पहले आप सभी आंसर बताइएगा फिर मैं बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, अभिप्रेरित शिक्षण मतलब कि बच्चा यहाँ पे क्या है कि पढ़ने के लिए क्या है, बहुत उत्सुक है, ठीक है। अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब बच्चा बहुत पढ़ने के लिए उत्सुक है, उसके अंदर उत्सुकता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो बच्चा क्या करेगा, करेगा। तो कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे संकेतक पूछा है और हमें सबसे पहले हम यहाँ पे चारों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉरी चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसमें से जो सबसे स्ट्रांग होगा हम उसी का आंसर देंगे। किसी किसी क्वेश्चन में आपको सीटेट में ये भी होता है, ठीक है। तो शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य नहीं, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना ये भी सही है ये, और यहाँ पे देखते हैं एकदम खामोशी बिल्कुल नहीं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये भी ठीक है, क्योंकि बच्चा थोड़ा उत्सुक होगा तो कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आएगा। लेकिन ये बच्चा उत्सुक हुआ, ठीक है, लेकिन जब बच्चे को अंदर से अभिप्रेरणा होगी, ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब उसके अंदर से अभिप्रेरणा होगी, तब वो क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा का क्या है, संकेत है, ठीक है। अभिप्रेरणा मतलब अंदर से पढ़ने की इच्छा, उत्सुकता का एक उत्सुकता, ये इतना अच्छा वर्ड नहीं मान सकते यहाँ पे। अभिप्रेरणा मतलब अंदर से, मतलब कि एक पढ़ने की जो इच्छा जागती है, तो क्या करता है विद्यार्थी हमसे प्रश्न पूछता है, तो ये क्या होता है, विपरीत शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जो प्रवाह पूर्व एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, बी है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रख सकता है। तो फटाफट से आंसर बताएगा, और यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड को बताइएगा। निगेटिव वर्ड से आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा निगेटिव वर्ड क्या है। तो यहाँ पे देखिए रटने की क्षमता रखना, ये बिल्कुल निगेटिव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ए है पैवलव, बी है कोहलबर्ग, सी है स्किनर, डी है पियाजे। फटाफट से आंसर बताइएगा।
तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पियाजे जी आएंगे, क्योंकि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, पियाजे जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम डेली 15 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम अभी ही अपलोड कर देंगे, या तो फिर हम नेक्स्ट डे अपलोड कर देंगे। थैंक यू।